Good morning, students. Today we are going to study history from class 8, chapter 3, ruling the countryside. The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. Since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। जो अमाउंट पे किया जाने वाला था वह परमानेंटली फिक्स था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्यूचर में इस अमाउंट को इंक्रीज नहीं किया जा सके। इससे जो कंपनी कॉफर्स थे, कंपनी के लोग जो थे, उन्हें ये लगता था कि एक रेगुलर फ्लो में जो रेवेन्यू है कलेक्ट होता रहेगा और जो ज़मींदार हैं वो अपनी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे। उन्हें लगता था कि स्टेट से रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज नहीं होगी और जो स्टेट है वहाँ का जो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। जो ज़मींदार थे उनके इंक्रीज होते हुए भी, ज़मींदार की जो लैंड थी उनके इंक्रीज होते हुए प्रोडक्शन से बेनिफिट होगा। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएट प्रॉब्लम्स। परमानेंट सेटल से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। कंपनी ऑफिशियल्स soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने डिस्कवर किया कि जो ज़मींदार हैं वो लैंड में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई दैट द ज़मींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वह काफ़ी हाई था, जिससे पे करने में ज़मींदारों को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी। जो भी रेवेन्यू को पे करने में फेल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। न्यूमरस ज़मींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। बहुत सी ज़मींदारी को कंपनी सोल्ड करके ऑक्शन जो नीलामी लगा चुकी थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, पहले दशक में जो सिचुएशन थी वो चेंज हो चुकी थी, स्थिति काफ़ी बदल चुकी थी। द प्राइजेज इन द मार्केट रॉज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। जो मार्केट्स में रेट हैं वो काफ़ी बढ़ रही थी और धीरे धीरे जो कल्टिवेशन है वो एक्सपेंड हो रहा था, खेती का विस्तार हो रहा था। This meant an increase in the income of zamindars but no gain of the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently। इसका ये रिजल्ट था कि जो ज़मींदार थी उनकी इनकम तो बढ़ रही थी बट कंपनी में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो बिकॉज जो रेवेन्यू डिमांड को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कंपनी के जो रेवेन्यू पहले से ही फिक्स कर चुकी थी। इवन then the zamindars did not have an interest in improving the land। जो ज़मींदार थे लैंड को इम्प्रूव करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। some had lost their lands in the earlier years of the settlement। कुछ तो सेटलमेंट्स के अर्ली ईयर्स में अपनी जो लैंड को खो चुके थे। and others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment। और जो अदर्स थे, जो दूसरे थे, वे भी विदाउट ट्रबल, बिना किसी परेशानी के और इन्वेस्टमेंट किए बिना अपनी अर्निंग्स की पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे थे कि उन्हें किस तरह से बिना कुछ इन्वेस्ट किए और बिना किसी परेशानी से अर्निंग्स हो और अपनी आमदनी की उम्मीद को देख रहे थे। As long as the zamindars could give out the land to tenant and get rent, they were not interested in improving the land। जब तक ज़मींदार्स जो ज़मीन को देकर रेंट कलेक्ट करते रहते थे वे लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे।
कोलब्रुक ऑन बंगाल रियॉट्स, बंगाल के जो रियॉट्स थे उन पर जो कोलब्रुक ने क्या कहा है उसके बारे में हम यहाँ रीड करते हैं। इन मैनी विलेज ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल रियॉट्स डिड नॉट कल्टिवेट बट इंस्टेड गेव आउट देयर लैंड्स टू अदर्स द अंडर टेनेंट्स टॉकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट्स। इन मैनी विलेजेस ऑफ बंगाल, बंगाल के कई गाँवों में कुछ ऐसे पावरफुल जो रियॉट्स होते थे डिड नॉट कल्टिवेट, वे खुद खेती नहीं करते थे बल्कि उनकी जगह पर वे अदर्स को अपनी लैंड दे देते थे और उनसे रेंट लेते थे, बहुत हाई रेंट लेते थे। इन 1806 एस.टी. कोलब्रुक डिस्क्राइब कंडीशन ऑफ दीज अंडर टेनेंट इन बंगाल। जो 1806 में एस.टी. कोलब्रुक है उन्होंने ये कंडीशंस बताइए बंगाल के टेनेंट्स की जो इस तरह से है। द अंडर टेनेंट्स डिप्रेस्ड बाय एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड एंड बाय serious returns for the cattle, seed and the subsistence and advance to them, then never extricate themselves from debt in so abject a state they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation। कैटल सीड्स और सबसिस्टेंस जो मवेशी बीज और जीविका के लिए जो रिटर्न्स को कभी भी वहाँ के जो लोग थे टेनेंट्स थे वे नहीं चुका पा रहे थे और अपनी उनमें हालत को चेंज करने के लिए कोई भी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई होप नहीं रह गई थी। ऑन द अदर हैंड इन द villages the cultivator found the system extremely oppressive। The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure। To pay the rent he had to often take a loan from the moneylender and when he failed to pay the rent he was evicted from the land he had cultivated for generation। दूसरी तरफ जो विलेज में कल्टीवेटर्स ने देखा कि ये सिस्टम जो ऑप्रेसिव था कल्टीवेटर्स के लिए, एक दमनकारी जो सिस्टम था पीजेंट्स को जो ज़मींदार्स को रेंट पे करना था वो काफ़ी हाई था और उनकी जो लैंड थी वो भी इनसिक्योर थी, सुरक्षित नहीं थी। रेंट को पे करने के लिए उन्हें मनी लेंडर से लोन लेना होता था। अगर वो रेंट पे नहीं कर पाते या फेल हो जाते थे तो कई जनरेशन से जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उन्हें वहाँ से एविक्टेड बेदखल कर दिया जाता था। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड बाय द अर्ली 19th century। मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड that the system of revenue had to be changed again। How could revenue be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade। एक नई जो व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ बताया 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको ये यकीन हो चुका था कि रेवेन्यू के सिस्टम को अगेन चेंज करने की आवश्यकता है। कंपनी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, अपने खर्चों के लिए मोर मनी की नीड थी, तो रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स करके वह कैसे लिया जा सकता था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैगजीन devised the new system which came into effect in 1822। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved। बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो कि उत्तर पश्चिमी एरिया में है, जो अभी के उत्तर प्रदेश में है, के हॉल्ट मैकेंजी नामक जो एक इंग्लिश मैन थे उन्होंने न्यू सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया था जिसे 1822 में लागू किया गया था। ही फेल्ट दैट द विलेजेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने महसूस किया कि जो विलेज है एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। और इसके अलावा नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के मैकेंजी को ये विश्वास था कि जो विलेज हैं ये इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, इन्हें प्रिजर्व रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन में ही
Under his direction, collector went from village to village, inspecting the land, measured the fields, and recording the customs and rights of different groups. The estimate revenue of each plot within a village was added up the calculate and revenue that each village had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindars. This system came to be known as the Mahalwadi settlement. उनके जो डायरेक्शंस पर जो कलेक्टर्स थे विलेज टू विलेज गए थे, लैंड को इंस्पेक्शन किया उन्होंने, फील्ड्स का मेजरमेंट किया और डिफरेंट ग्रुप्स के जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज को रिकॉर्ड किया। केवल एक ही फील्ड या प्लॉट से होने वाले रेवेन्यू की बजाय पूरे जो विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाना है उसका एस्टिमेट लगाया गया और उसे रिवाइज भी किया जाता था, क्योंकि ये परमानेंटली फिक्स नहीं था। रेवेन्यू को कलेक्ट करना और कंपनी को पे करना यह वर्क विलेज के हेडमैन के द्वारा किया जाता था। इस सिस्टम को महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता था। महलवाड़ी बंदोबस्त इसे नाम दिया गया था। द मुनरो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइस केम टू बी नोन एज द रेओटवार. It was tried to a small scale by Captain Alexander Reid in some of the areas that were taken over by the company after the wars with Tipu Sultan, subsequently developed by Thomas Munro. This system was gradually extended all over South India. मुनरो जो व्यवस्था, मुनरो सिस्टम यहाँ पर बताया गया है, ब्रिटिश टेरिटरी के साउथ एरिया में परमानेंट सेटल की जगह जो न्यू सिस्टम आने लगे थे, जो न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था उसे रैयतवार कहा जाता था। कैप्टन जो अलेक्जेंडर रीड ने टिप्पू सुल्तान के साथ एक वॉर के बाद कंपनी के द्वारा लिए गए जो भी एरिया थे जहाँ पर उन्होंने कैप्चर किया था, इस सिस्टम को उन्होंने वहाँ पर ट्राई करके देखा था। थॉमस मुनरो ने सिस्टम को एक्सटेंड किया और साउथ इंडिया तक बढ़ाया था। रीड और मुनरो फेल्ट दैट in the south there were no traditional zamindar. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generations. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. रीड और मुनरो ने फील किया कि जो साउथ जहाँ पर ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं हैं, उनका आर्ग्यू था कि डायरेक्ट जो कल्टिवेटर्स हैं, जो कई जनरेशन से खेती कर रहे हैं, उन्हें यह बंदोबस्त करना चाहिए, उनके द्वारा ये सेटलमेंट होना चाहिए, उनके द्वारा ये बंदोबस्त होना चाहिए। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रेओट्स अंडर देयर चार्ज। मुनरो थॉट द ब्रिटिश शुड एक्ट, जो ब्रिटिश लोग हैं उन्हें एक फादर की तरह रेओट जो है पीजेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आगे जो है हम नेक्स्ट पैराग्राफ आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।